नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सेशन से पहले दिल्ली में सियासी गर्मी बढ़ गई है। आज लोकसभा का बिजनेस बुलेटिन भी जारी हो गया और इसमें बताया गया कि आने वाले हफ्ते में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 जैसे कई बिल पेश होंगे। हालांकि इस बिजनेस बुलेटिन में डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चर्चा सिर्फ इन दो बिल की ही हो रही है, क्योंकि विरोधी दलों को लगता है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए बनी जेपीसी के चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया कि जैसे ही पार्लियामेंट वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करेगी, राष्ट्रपति इसे मंजूरी देंगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ चुनाव करा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने खुद यह बात जेपीसी के सामने कही है। हालांकि सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार की खामोशी विपक्ष को ज्यादा परेशान कर रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर परिसीमन बिल का ड्राफ्ट सामने रखने की मांग की है। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं होते, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार भले ही जोर लगा ले, पार्टियों को तोड़ ले, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाएगी, इसलिए ना परिसीमन बिल पास होगा और ना वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लेकिन आज तमिलनाडु में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। वीसीके के नेता ने दावा किया कि आने वाले दिनों में डीएमके का पाला बदलेगा, डीएमके बीजेपी के साथ जाएगी। परिसीमन बिल पर डीएमके बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है। हालांकि सिर्फ डीएमके के 22 सांसदों के समर्थन से काम नहीं चलने वाला। संविधान संशोधन बिल को 2/3 बहुमत से पास कराने के लिए सरकार क्या करेगी और विपक्ष की रणनीति क्या है, इस पर बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको उन विधेयकों के बारे में थोड़ी डिटेल दे दें जो सरकार इस सत्र में लाने वाली है। मॉनसून सेशन में सरकार जो बिल लाएगी या लाने वाली है, उसमें पहला है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। एक बिल के तहत यह प्रावधान होगा कि अगर कोई व्यक्ति या समूह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में बाधा पहुंचाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी एक विधेयक लाया जाएगा। अब अगर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन में देरी की जाएगी तो इस पर कानून को कठोर किया जाएगा। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 भी मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा। और अब बात पंजाब कांग्रेस में चल रहे झगड़े की। ऐसा लगता है कि पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी दिल्ली में खत्म हो गई। पंजाब में बगावत पर उतारू पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मिले। पंजाब के दोनों नेताओं की वेणुगोपाल से मुलाकात एक और जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कराई। अब बात राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। एसआईटी की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट किया जाएगा, क्योंकि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट तलब की थी। पता यह लगा है कि अपनी फाइनल रिपोर्ट में एसआईटी ने ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को नेग्लिजेंस का दोषी माना। चोरी होने से रोकना उनकी जिम्मेदारी थी, चोरी देखकर मुंह फेर लेना ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों की गलती थी। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत गर्म है। उद्धव ठाकरे इसको एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहते हैं और इसमें वो जुटे हुए हैं। 18 जुलाई को उद्धव नागपुर के राम मंदिर में राम रक्षा स्रोत का पाठ करेंगे। इसके लिए संघ के पदाधिकारियों और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को भी न्योता दिया गया है। जिस मंदिर में उद्धव राम रक्षा स्रोत का पाठ करेंगे, उसमें देवेंद्र फडणवीस आजीवन सदस्य हैं। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का घर इस मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। शायद इसीलिए ही उद्धव ठाकरे ने यह मंदिर और ये लोकेशन चुनी। अब बात उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर अब योगी का बुलडोजर चल सकता है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस दे दिया है। यह बता दिया है कि यूनिवर्सिटी में जो 40 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें से सिर्फ 2 इमारतें कानूनी हैं, बाकी 38 बिल्डिंग्स अवैध हैं। ये सारी इमारतें बिना नक्शा पास कराए बनाई गई। अब इन सारी अवैध बिल्डिंग्स को कुछ दिनों में जमींदोज किया जाएगा। अब बात बंगाल की। ममता बनर्जी को आज एक और झटका लगा। उनकी पार्टी की एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया। इस बार रिजाइन किया है तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने।
बंगाली फिल्मों की स्टार एक्ट्रेस रह चुकी कोयल मल्लिक को तृणमूल कांग्रेस ने इसी साल अप्रैल में राज्यसभा भेजा था। उनका कार्यकाल अभी 2032 तक था, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में चुने जाने के 2.5 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया। कोयल मल्लिक को मिलाकर अब तक तृणमूल के 4 राज्यसभा सांसद रिजाइन कर चुके हैं। देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने पहली बार भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन के मार्श आइलैंड्स में बाड़ लगाने का फैसला किया है। सुंदरबन का इलाका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों के बीच फैला हुआ है। गृह मंत्रालय ने इसके 90 किलोमीटर के इलाके में बाड़ लगाना तय किया है। सुंदरबन में बाड़ लगाना बहुत बड़ी चुनौती है। घने जंगल वाला यह दलदली इलाका है। यहां छोटी छोटी नदियां बहती हैं और कभी कभी समंदर का पानी भी अंदर आ जाता है। अब बात मध्य प्रदेश की। दतिया से टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने अब उपचुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली है और अपने तेवर दिखाना भी शुरू कर दिए हैं। आज नरोत्तम मिश्रा ने मंच से दतिया जिले के एसपी और कलेक्टर को धमकी दी। नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपना गुस्सा आशुतोष तिवारी पर ना निकालें। आशुतोष तिवारी की क्षमता नहीं है कि वो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दें। टिकट कटने के लिए जहां बात करनी है वो खुद कर लेंगे। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज का जिक्र किया और कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, निर्दोष लोगों पर केस लगाए गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। इंदौर के एक कार्यक्रम में मोहन यादव ने यूसीसी की वकालत करते हुए एक देश एक कानून की जरूरत पर जोर दिया। 3 दिन पहले ही 13 जुलाई को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव को दी थी। मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार अभी इस ड्राफ्ट को स्टडी कर रही है, लेकिन एक बात तय है कि देश के सभी लोगों को एक कानून के अंदर लाना चाहिए। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ नहीं हो सकते। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन के खिलाफ आज एक बार फिर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद समेत सभी जिलों में लोगों ने चुनाव के खिलाफ रैली की, पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। असल में पाकिस्तान हुकूमत पीओके में 27 जुलाई को इलेक्शन कराने जा रही है। इस चुनाव का पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने विरोध किया है। कमेटी का कहना है कि चुनाव में हर बार की तरह फिर से धांधली की जाएगी। पंजाबियों को जबरन कश्मीरियों पर थोपा जाएगा। देश में E20 फ्यूल पर चल रही बहस के बीच रायपुर की कंज्यूमर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। रायपुर की कंज्यूमर कोर्ट ने माना कि 2024 में बेची गई एक गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल की वजह से खराब हुआ, इसलिए ग्राहक को नई गाड़ी दी जाए जिसका इंजन E20 कंपैटिबल हो, वरना कंपनी गाड़ी की पूरी कीमत अदा करे। दरअसल रायपुर के रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता ने जून 2025 में मारुति कंपनी की ग्रैंड विटारा एसयूवी खरीदी थी। बीमा और टैक्स समेत 20.5 लाख से ज्यादा पेमेंट किया। करीब 21,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का इंजन बंद हो गया। उसे कंपनी के सर्विस सेंटर में ले जाया गया, जहां बताया गया कि पेट्रोल में मिलावट है। अब ऐसा कई बार हुआ, कई बार गाड़ी बंद हुई, कई बार फ्यूल टैंक साफ किया गया, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हो पाई। हर बार सर्विस सेंटर ने फ्यूल में मिलावट की बात कही। जब डॉक्टर देवता ने सरकारी लैब में फिर जाकर जांच कराई तो पता चला कि सफेद दही के जैसा एक जमा हुआ पदार्थ वास्तव में एथेनॉल था। आज से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हो गई। ओडिशा के पुरी में 10 लाख से ज्यादा भक्त भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए पहुंचे। बारिश और उमस के बावजूद श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। भीड़ ज्यादा होने की वजह से रथ यात्रा शुरू होने से पहले बहुत से लोगों को सफोकेशन होने लगी। उमस थी और बढ़ती जा रही थी, तो इस वजह से कई लोग परेशान भी दिखे। इस बीच कार्डियक अटैक से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। कई लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। कल से देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन दौड़ेगी। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन के लॉन्च होने के साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो क्लीन फ्यूल मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। भारत के अलावा सिर्फ जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका में ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन्स चलती हैं।